नमस्कार। सोचिए जरा, एक कंपनी जो यहाँ मसाले खरीदने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन बैठी। ये कहानी है 18वीं सदी की, जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी मौके का फायदा उठाया। पर सवाल ये है कि सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी ने आखिर ये किया कैसे? चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी रणनीति को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक व्यापारिक कंपनी जिसका काम सिर्फ पैसा कमाना था, वो हिंदुस्तान की शासक कैसे बन गई? ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि ये कूटनीति, पैसे की ताकत और एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी की कहानी है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। कंपनी की सत्ता का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, वो असल में दो हिस्सों में तैयार हुआ। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था अपने सबसे बड़े यूरोपियन कॉम्पिटिटर यानी फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाना। भारत की जमीन पर जो ये लड़ाइयां हुईं, वो असल में यूरोप की दो बड़ी ताकतों के बीच की जंग थी। ये जो संघर्ष था, ये 3 कर्नाटक युद्धों के रूप में सामने आया। पहले युद्ध में तो मामला बराबरी पर छूटा, पर उसने एक बात साफ कर दी कि यूरोप की सेनाएं भारतीय राजाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। दूसरा युद्ध एक तरह की प्रॉक्सी वॉर थी, जिसमें दोनों कंपनियां सीधे नहीं बल्कि भारतीय नवाबों के पीछे से लड़ रही थीं। लेकिन असली और निर्णायक मोड़ आया तीसरे युद्ध में, जिसने भारत में फ्रांसीसियों के सारे सपने खत्म कर दिए और अंग्रेजों के लिए मैदान बिल्कुल साफ कर दिया। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि फ्रांसीसी आखिर हारे क्यों? ये समझना किसी भी परीक्षा के नजरिए से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी में अंग्रेजों की कामयाबी के राज भी छिपे हैं। यहाँ देखिए, हार और जीत की वजह दोनों कंपनियों के बेसिक स्ट्रक्चर में छिपी थी। फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह सरकारी थी, मतलब हर छोटे बड़े फैसले के लिए उन्हें पेरिस से ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता था। वहीं ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो फटाफट फैसले लेती थी और उसे ब्रिटिश सरकार का खुला सपोर्ट भी था। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों की नेवी यानी नौसेना का समुद्र पर कब्जा था। साथ ही बंगाल को जीतने के बाद उनके हाथ जो खजाना लगा, उसने उन्हें इतनी ताकत दे दी कि फ्रांसीसी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते तो थे। जब यूरोप के कॉम्पिटिटर हट गए, तब कंपनी का पूरा फोकस भारतीय ताकतों को अपने काबू में करने पर लग गया। और इस रास्ते में दो सबसे बड़े रोड़े थे, एक मराठा साम्राज्य और दूसरा मैसूर। देखिए, 18वीं सदी में मराठा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थे। दिल्ली के तख्त तक उनका असर था। एक तरह से उन्हें मुगलों का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। अंग्रेजों के लिए ये बात साफ थी कि मराठों को हराए बिना हिंदुस्तान पर राज करना नामुमकिन है। अंग्रेजों और मराठों के बीच कुल 3 लड़ाइयां हुईं। पहले युद्ध से अंग्रेजों ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा कि मराठा जब एक साथ होते हैं तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन उनके सरदार आपस में ही लड़ते रहते हैं। बस इसी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी का इस्तेमाल वेलेस्ली ने दूसरे युद्ध में किया। सिंधिया और भोसले को अलग अलग हराया और तीसरे युद्ध तक तो मराठा शक्ति इतनी बिखर चुकी थी कि अंग्रेजों ने उन्हें बहुत आसानी से खत्म कर दिया। उसी समय दक्षिण में एक और बड़ी ताकत सिर उठा रही थी, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान का मैसूर। मैसूर सिर्फ मिलिट्री के लिहाज से ही ताकतवर नहीं था, बल्कि वो आर्थिक और तकनीकी मामलों में भी बहुत आगे था, जो कंपनी के लिए एक सीधा खतरा था। कंपनी के लिए मैसूर एक बड़ा सिरदर्द क्यों था? पहली वजह, मैसूर का तेजी से बढ़ता दायरा सीधे सीधे अंग्रेजों के बिजनेस को टक्कर दे रहा था। दूसरी, मैसूर की फ्रांसीसियों से दोस्ती कंपनी की आंखों में हमेशा खटकती थी। तीसरी वजह थी मालाबार तट के मसालों का व्यापार, जिस पर दोनों कब्जा करना चाहते थे। और सबसे बढ़कर टीपू सुल्तान का तो एक ही मकसद था, अंग्रेजों को किसी भी तरह भारत से बाहर निकालना। मैसूर के साथ भी 4 युद्ध हुए। पहले में हैदर अली अंग्रेजों पर भारी पड़े, दूसरा लगभग बराबरी पर छूटा, लेकिन तीसरे युद्ध में टीपू को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और चौथे और आखिरी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के किले के दरवाजे पर लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। टीपू के साथ ही मैसूर के प्रतिरोध का भी अंत हो गया। तो ये जो इतनी सारी लड़ाइयां जीती गईं, इनके नतीजे क्या निकले? अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणामों को समझने में हमारी मदद करेगा। इसका सबसे पहला और सीधा असर ये हुआ कि 1818 आते आते मराठों और मैसूर के खत्म होने के बाद अब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी ताकत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को मिलिट्री के लेवल पर चैलेंज कर सके। छोटी मोटी रियासतों के लिए तो संदेश साफ था, या तो हमारी बात मान लो या फिर खत्म हो जाओ।
और इसका लॉन्ग टर्म नतीजा ये निकला कि कंपनी अब सिर्फ समुद्र के किनारे व्यापार करने वाली एक ताकत नहीं रही, वो एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन गई जो इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रही थी और अपनी सुप्रीम पावर स्थापित कर चुकी थी। और जाहिर है, जब पॉलिटिकल कंट्रोल हाथ में आ गया तो फिर शुरू हुआ आर्थिक शोषण का एक लंबा दौर। अब भारत के ही पैसे से, यहाँ के ही रेवेन्यू से कंपनी अपना व्यापार बढ़ा रही थी और आगे की लड़ाइयों का खर्च भी उठा रही थी। यहीं से धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत हुई, जहां भारत का पैसा इंग्लैंड की तरफ बहना शुरू हो गया था। तो कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी को इन 5 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहले मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाया, फिर अपने यूरोपियन दुश्मनों को साफ किया, इसके बाद भारतीय राज्यों को आपस में लड़ाया, फिर एक एक करके बड़ी ताकतों को हराया और आखिर में अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये एक बहुत ही साफ और सफल ब्लूप्रिंट था। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक स्ट्रक्चरल फ्लो में देखें तो ये तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। ये फ्लो चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में बता देता है। देखिए, मुगलों के पतन से एक पावर वैक्यूम बना जिसने यूरोप की ताकतों को मौका दिया। इस मौके पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर अपना एकाधिकार कायम कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय शक्तियों को हराया और आखिरकार वो खुद शासक बन बैठे। हर एक स्टेप दूसरे स्टेप की वजह बना। आखिर में ये सिर्फ एक इतिहास का चैप्टर नहीं है, ये एक केस स्टडी है कि कैसे एक कॉरपोरेशन जो सिर्फ मुनाफे के लिए बनी थी, एक पूरे देश की किस्मत बदल सकती है। ये हमें सिखाता है कि जब व्यापारिक हित राजनीतिक ताकत से मिल जाते हैं तो उसके नतीजे सदियों तक महसूस किए जाते हैं।